गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पे एजुकेशन अरीना पे आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम यूपी लेखपाल के लिए हिंदी की जो क्लासेस वीडियो, आपकी पहली वीडियो है हिंदी की, वो लेके आज हम आ गए हैं। ये जो आपकी क्लास है हिंदी की, वो भाषा और व्याकरण की क्लास है। इसी क्लास के बाद में इसी जो ये लेसन है आपका भाषा और व्याकरण, इसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे और सेम यही सीरीज आपकी आगे चलती हुई चलेगी कि आपका एक लेसन चलेगा, उसके बाद उस पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके लेखपाल के, वो सारे क्वेश्चन आपके कवर करवाए जाएंगे। चूँकि ये क्लास आपकी अर्चना मैम को लेनी थी, बट किसी टेक्निकल इशू या पर्सनल रीज़न की वजह से वो क्लासेस नहीं ले पाई हैं। ये तब तक के लिए कुछ दिन की क्लासेस मैं आपकी ये लूँगा हिंदी की, उसके बाद में फिर वो कंटिन्यू करेंगी या हो सकता है मैं ही इसको कंटिन्यू करूँ। साथ ही जीके की जो आपकी क्लासेस हैं मोहित सर लेंगे। और अभी ये पर डे एक क्लास आपकी चलेगी, आज ग्रामीण परिवेश तो कल हिंदी की, और बाद में ये सारी क्लासेस आपकी रेगुलर अपडेटेड में आ जाएंगी। रेगुलर तरीके से सारी क्लासेस चलेंगी। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका नंबर और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको हेल्प मिल सके। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी कैसे क्या होता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं भाषा की। तो भाषा आपका है, जैसा कि सबको पता होगा, भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों भावों को दूसरों को अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्त मतलब किसी के सामने व्यक्त करना, उसी को कहते हैं अभिव्यक्त करना। दैट्स मीन्स समझिए कि भाषा उस माध्यम को कहते हैं जिसके द्वारा हम किसी के सामने अपनी बातों को रख सकते हैं। और जो रखने के संसाधन होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका भाषा कहते हैं। सिंपल एक बार फिर से समझिएगा, भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों भावों को दूसरों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी कि दूसरों के सामने हम अपने विचारों या भावों को रख सकते हैं। विचारों मतलब अपनी भी चीज़ें जो अपने आपके मन में आ रही हैं, भाव जो फीलिंग है, उनको किसी के सामने व्यक्त करना। बात करते हैं भाषा की उत्पत्ति की। अगर तो जो भाषा की आपकी उत्पत्ति है, भाषा की जो उत्पत्ति की बात करते हैं, तो भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भाषा है, धातु से हुई है। धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी को प्रकट करना। संस्कृत में एक वर्ड है धातु, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब आपका होता है वाणी को प्रकट करना। जिसका मतलब आपका है वाणी को प्रकट करना, वाणी को प्रकट करना। अब बात करते हैं, एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं। जैसे कई एक पार्ट के अंदर कई पार्ट होते हैं, वैसे ही एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं। अब भाषा के अगर अंग की बात करते हैं, तो भाषा के जो आपके अंग है, पहला आपका है वर्ड, दूसरा है आपका शब्द, तीसरा है आपका वाक्य। वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई या न्यूनतम इकाई बोल सकते हैं। मतलब सबसे जो छोटा पार्टिकल है वह भाषा का, वह आपका वर्ड कहलाता है। उसके बाद आपका शब्द आता है। यह भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है। इसका निर्माण वर्णों से होता है। अर्थपूर्ण इकाई यानी कि जो वर्ण होते हैं, सबसे न्यूनतम इकाई, वही 2 4 6 वर्ण मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं, और वही 2 4 6 शब्द मिलकर एक पूरे वाक्य का निर्माण कर देते हैं। इस प्रकार हम उसको भाषा के रूप में ले लेते हैं। मतलब दैट मीन समझिएगा, सबसे पहले क्या बनेगा, आपका रहेगा वर्ण आएगा। वर्ण जब मिलेंगे तो शब्द बनेगा। शब्द जब मिलेंगे तब आपका वाक्य बन जाएगा, पूरा पूरा एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाएगा। और यही एक भाषा की इकाई होती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगर कहीं पे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं कि सर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। फिर से बता दिए आपको, हम व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से हम कहीं ना कहीं से आपको हम समझा देंगे। साथ में अपना नाम ज़रूर लिखें कि हाँ,
मेरा नाम ये है, मुझे चीज़ें नहीं समझ में आई है, ताकि हम आपको वीडियो में बोल के भी आपको पर्सनली भी बता सकते हैं। ठीक है, व्याकरण की बात करते हैं अगर, तो व्याकरण के अंतर्गत हम भाषा को शुद्ध और सही तरीके से बोलना, लिखना, पढ़ना समझते हैं। देखिए, भाषा की तो बात हो गई, अब व्याकरण की बात करते हैं। भाषा हमने सीख ली कि भाषा कैसे क्या है, लेकिन भाषा को सही तरीके से बोलना। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि वह राम जा रही है, तो गलत हो गया कहीं ना कहीं ना। तो वो चीज़ें कब सही होंगी, जब हमको व्याकरण का अध्ययन होगा, हम व्याकरण को सीख सकते हैं, व्याकरण हमें पता होगा, तब जा कर के हम उस चीज़ को सही तरीके से बोल पाएंगे। इसलिए व्याकरण का सीधा मतलब यही है कि शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना, यही आपका जो है वो व्याकरण कहलाता है। लिपि की बात करते हैं अगर, आपका जो लिपि होता है, लिखित वर्ण संकेत की सहायता से भाव विचारों को अभिव्यक्ति जो लिपि कहलाती है, मतलब लिखित वर्ण संकेत। अगर हम किसी चीज़ को लिख के या संकेत दे के सहायता से अपने भाव यानी कि अपने फीलिंग को दूसरों के सामने अभिव्यक्त यानी कि व्यक्त करते हैं, बताते हैं, दर्शाते हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लिपि होती हैं, तो उसको लिपि कहते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इतना आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि हिंदी, संस्कृत, मराठी किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है कि भारत की ये जो इंडिया की लिपि कौन सी है, तो आपकी जो है वो देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी का विकास की बात करें तो देवनागरी का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ था। आप ज़्यादा डिटेल में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने आपके सिलेबस में नहीं है, बट आप इतना याद रखिए कि जो इसका विकास हुआ था वो ब्राह्मी लिपि से हुआ था। हिंदी का विकास, हिंदी के विकास की बात करते हैं अगर हम, हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। तो हिंदी कितने भाषाओं में से एक है, तो 3000 भाषाओं में से एक है। साथ ही इस भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इस भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इस भाषा की उत्पत्ति आपकी संस्कृत भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी को संविधान में राजभाषा के रूप में स्वीकार है। सारे क्वेश्चन ही हैं आपके वन लाइनर जितने भी हैं। हिंदी संविधान में जो राजभाषा के रूप में किसे स्वीकार किया गया है, तो वो हिंदी को आपका स्वीकार किया गया है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा, ये भी आपका क्वेश्चन तरीके से क्वेश्चन है। और बाकी इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपकी जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सारे क्वेश्चन ही रहेंगे, 20-25 क्वेश्चन जितने भी इस चैप्टर से। इस तरीके से हम लोगों का चैप्टर भी कंप्लीट होगा, उस पर बने हुए क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे, और उनको ख़त्म करने के बाद में जो MCQ टाइप क्वेश्चन अलग से आते हैं हम उनको कवर करेंगे, या सैटरडे संडे में उनको देखा करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला जो हमारी होती है, वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, और कई वर्ण जब मिल जाते हैं तो उसको वर्णमाला कहते हैं। मतलब सबसे छोटी इकाई आपकी जो ध्वनि हो गई, इसी ध्वनि को वर्ण बन गया, और वर्ण जब कई वर्ण बन गए तो वो क्या हो गया, पूरा वर्णमाला हो गया। समझ में आ गया बात आपको। आ से हा तक के वर्ण हैं जिनकी कुल संख्या 46 है। 46 आ से हा तक है जिनकी कुल संख्या 46 है। 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, एक अनुस्वर अंगा तथा एक विसर्ग आहा शामिल है इसमें। ठीक है, अगर आगे हम बात करें, इसके अतिरिक्त हिंदी में द्विगुण व्यंजन डा ढा तथा 4 संयुक्त व्यंजन आपके छा गया और शा होते हैं। ये जो 3 और 2 5 आपके हैं, ये आपके अतिरिक्त वर्णमाला में द्विगुण व्यंजन के नाम से। तो द्विगुण व्यंजन पे क्वेश्चन आ जाता है कि द्विगुण व्यंजन कौन कौन से, तो ये हैं आपके। संयुक्त व्यंजन पे क्वेश्चन आएगा तो आपके ये हैं, इसको ध्यान रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। भाग की बात करते हैं तो स्वर और व्यंजन दो भागों में इन्हें बांट दिया गया है। स्वर ये 2 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है आपका कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो पहला आपका हास्य स्वर। ये नहीं पूछेगा कि कौन कौन से स्वर होते हैं, हास्य स्वर आपको ये दे देगा, पूछ लेगा कि ये कौन सा स्वर है, तो ये आपका हास्य स्वर है। आ ई उ आपके हास्य स्वर हैं। दीर्घ स्वर की बात करते हैं तो ये आपका दे देगा, कहेगा कि ये कौन से स्वर है, तो ये आपके दीर्घ स्वर हैं, तो इनको आपको याद रखना पड़ेगा। बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये ए ओ ये आपके दीर्घ स्वर हैं। अब सिंपली समझिए, आपको पहचानेंगे कैसे इसको।
देखिए छोटा आ लिखा हुआ है और बड़ा आ लिखा हुआ है, छोटी ई लिखा हुआ है, ई बोलते हैं इसको, ई, और बड़ी ई। तो इसकी अपेक्षा इसमें अधिक टाइम लग रहा है, तो इस वजह से इनको दीर्घ स्वर कहा गया है। बात समझ में आई? इसकी अपेक्षा इसमें अधिक टाइम लगता है। जैसे आप खुद ही बोलिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई, बड़ी ई, इस टाइप से कैसे इसमें अधिक टाइम कहीं ना कहीं आपको लगेगा, इसलिए ये दीर्घ स्वर हो जाता है आपका। बात करते हैं व्यंजन की अगर, तो ये 7 प्रकार के होते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन से देखते चलते हैं। कंठ है, कंठ है मतलब कि का, खा, गा, घा, डा, इन वर्ड को जब आप बोलेंगे तो ये जो गले में लोग कहते हैं कंठ है, ये आवाज़ें कहीं ना कहीं वहाँ से निकलती हैं, तो उनको कंठय व्यंजन बोलते हैं या कंठय वर्ड बोलते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, डा। तालब की बात करें अगर हम, तालब आपका जिस चीज़ को बोलते हुए जो हमारी जीभ होती है वो हमारे ऊपर, जो आपके मुंह में ऊपर जो तलवा होता है उस पर छू जाए, जैसे चा, छा, जा, नहीं बोल सकते बिना छुआए हुए, तो वो छुएगी उस पर, तो वो चीज़ें क्या होती हैं, तो उसको तालब बोलते हैं। मूर्धन की बात करें अगर, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, मतलब जिसमें भी जो हमारी जो जीभ होती है वो हमारे दांतों से टच करती है, तो वो चीज़ें मूर्धन होती हैं, मूर्धन वर्ड होते हैं, इसको समझिएगा। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, सा। दंते की बात करते हैं, ता, था, दा, धा, जिसमें हमारे दोनों दांतों के संयोग से ये वर्ड निकलते हैं, ता, था, दा। तो इस तरीके से ये दंते वर्ड होते हैं। वस्य आपके ना, ला, सा, जा, इसमें भी आपके वही चीज़ें हैं। ओष्ठा की बात करते हैं, पा, फा, यानी कि जो चीज़ें आपकी होठों से निकले, जिसपे आपके दोनों होठ आपके आपस में संयोग करके तभी ये वर्ण निकलता है। पा, फा, बिना होठ के नहीं बोल पाएंगे आप इस चीज़ों को। दंतोष्ठ की बात करते हैं, फा, दोनों, जिससे इसमें होता क्या है कि आपके जो दोनों होस्ट हैं ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, और जब एक दूसरे से ये खुलेंगे तब जाके आपका फा और वा निकलेगा। इस तरीके से आपके दंतोष्ठ वर्ड होते हैं। ये सारे थे आपके। खैर सबका अलग अलग तरीका है जानने समझने का, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना है। आप समझ लीजिए कि कौन कौन से वर्ड कौन कौन से उसमें आते हैं, बस यही मैटर करता है। बाकी ये नहीं कि किस तरीके से आप इसको समझ रहे हैं, क्योंकि आपको वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन मिलेगा, ना कि आपको थ्योरी लिखनी है। तो आप केवल अपने तरीके से समझ लीजिए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती हैं, बस। बाकी उसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं है। और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनेंगे वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे, जिससे आप उसको तैयार कर लेंगे तो आपकी जो कंप्लीट आपका लेसन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरीके से जितने भी आपकी लेसन हैं आगे चल के वो सारे आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, या अगर हमने कुछ गलत बताया हो या आपको जो चीज़ें ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जब तक हमें बताएंगे नहीं तब तक वो चीज़ें हम सुधार नहीं सकते हैं या हम उस चीज़ को समझा नहीं सकते। तो इसलिए साथ ही साथ आपको सोशल मीडिया जो आपके हैंडल्स हैं टेलीग्राम पे, वो आप जा कर के हमें वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, सारी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।